हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी एक राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। राहुल की माँ कोकिला बहुत ही गुस्से वाली और सख्त थी, जो अपनी बहू राधा पर हमेशा दादागिरी चलाती रहती थी। सीधी होने के कारण सामने राधा की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी सास को पलट के जवाब दे सके। एक दिन कोकिला मंदिर से पूजा करके आ ही रही होती है, तभी राधा अपना फोन लेकर उसके पास आती है और कहती है, माँ जी, मेरी मौसी का फोन आया है, वो लाइन पर हैं। उन्हें आपसे ना कुछ बात करनी थी। मैंने फोन होल्ड पर कर दिया है, आप एक बार बात कर लीजिए। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है बहू कि मैं पूजा कर रही हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। अपनी मौसी को बोल दे कि बाद में फोन कर लेगी। खैर छोड़, बोलना क्या है? तू अभी अपनी मौसी का फोन काट दे, अभी के अभी। माँ जी, उनको बुरा लगेगा। मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने ही मुझे माँ का प्यार दिया है। आखिरकार वो ही तो मेरी माँ है ना। मैं उन्हें ऐसा नहीं कह सकती हूँ। आप एक बार बात कर लीजिए। राधा बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने फोन काटने को बोला? मतलब फोन काटो अभी के अभी बस, और रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करो, राहुल को ऑफिस जाना है। अपनी सास की दादागिरी के आगे राधा की बोलने की हिम्मत नहीं होती है और वो फोन काट कर चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन कोकिला अपनी पड़ोसन शांति के साथ बैठी बातें कर रही होती है। तभी राधा को छत पर जाते हुए देखकर वो कहती है, राधा बहू, कहाँ जा रही हो तुम अभी? माँ जी, मैं छत पर जा रही थी कपड़े उतारने के लिए। रात हो गई है। काम के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने छत पर कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। ये कोई टाइम है कपड़े उतारने का? जाकर रसोड़े में खाना बना और शांति आंटी के लिए चाय लेकर आ। रहने दे कोकिला, मैं अपने घर जाकर ही चाय पी लूंगी। वैसे भी मेरा अभी चाय पीने का समय नहीं हुआ है। वो जो काम करने जा रही है जाने दे। जा राधा बहू, तू अपने छत से कपड़े ले आ। तेरी सास भी ना टीवी के सीरियल देख देख के ना अपनी आदत बिगाड़ चुकी है। बिना बात के अपनी बहू पर दादागिरी चलाती है और कुछ नहीं। राधा, मैंने क्या कहा तुमसे? रसोई में जाकर खाना बना। इस समय तुझे छत पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? कोकिला की बात सुनकर राधा चुपचाप रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कोकिला को अपनी बहू पर बिना बात के इतनी दादागिरी चलाते हुए देखकर शांति उससे कहती है, कोकिला, तू क्या टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी की सास कोकिला के जैसे अपनी बहू पर दादागिरी चलाती रहती है और उसकी तरह बोल भी रही है? लगता है तूने वो सीरियल कुछ ज्यादा ही देख लिया है और उसका भूत तेरे सर चढ़ गया है, तभी तू अपनी बहू पर इतनी दादागिरी दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं है शांति, तू जानती नहीं है इन बहुओं का दिमाग 7वें आसमान पर होता है। अगर इनकी लगाम कस के न रखी जाए ना तो ये सर पे चढ़कर तांडव करेंगी। ऐसा नहीं है कोकिला, तू अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही दादागिरी दिखा रही है। बल्कि तेरी बहू तो टीवी सीरियल वाली कोकिला की बहू गोपी जैसी सीधी है, जो कभी तेरे सामने जुबान तक नहीं खोलती। कोई और बहू होती तो भगवान ही जाने आज तक कितना सुना चुकी होती तुझे। तू जानती नहीं है शांति, सीधे लोग तो सबसे ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। और राहुल तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे कहीं भी खोना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपनी बहू को हमेशा दबा कर रखती हूँ कि उसकी हिम्मत ही ना हो मेरे खिलाफ जाने की। मुझे ये सब नहीं पता। तेरी बहू है तो उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तेरी बहू ऐसी है जो तेरे बेटे को तुझसे दूर करे। बाकी तेरा घर है, तू ही जाने। कोकिला और शांति आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी राधा चाय लेकर आती है और टेबल पर रख कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चाय पीकर शांति भी अपने घर चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन कोकिला अपने बेटे राहुल और बहू राधा को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, मैंने तुम दोनों की टिकट्स करवा दी है मनाली की। जाओ तुम दोनों घूम आओ। शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए थे ना तुम दोनों? क्योंकि राहुल को जल्दी छुट्टी ही नहीं मिलती है। लेकिन माँ, मैंने ऑफिस से छुट्टी कहीं घूमने जाने के लिए नहीं ली है, बल्कि राधा की मौसी की लड़की की शादी में जाने के लिए ली है। वैसे भी हमारे घूमने जाने से ज्यादा राधा की बहन की शादी है। राधा को घूमने से ज्यादा अपनी बहन की शादी में जाना चाहिए। जी राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे सच में अपनी बहन की शादी में जाने में ज्यादा खुशी होगी। घूमने तो हम फिर कभी भी जा सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सारे फैसले इस घर में जब सभी को अपनी मर्जी से ही लेने हैं तो मेरी क्या ही जरूरत है? तूने मुझसे बिना पूछे अपने मायके जाने का फैसला कैसे ले लिया? तू अपने मायके नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी।
लेकिन माँ राधा की वो सगी मौसी हैं और राधा की माँ के जाने के बाद उन्होंने ही राधा का ख्याल रखा है, उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। ऐसा मत करिए, उनको बहुत बुरा लगेगा। मैंने क्या कहा तुमसे? राधा बहू अपने मायके नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी बस। और अब कोई नहीं जाएगा कहीं भी। जाओ सब के सब अपने कमरे में, मुझे आराम करना है। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बिना पूछे नहीं जाती। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। राहुल जी ने कहा मैं बात कर लूंगा माँ से, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ना कि तुम अपने मायके नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। अब कोई बात नहीं होगी बस। माँ आप क्या टीवी सीरियल वाली सास की तरह अपनी बहू पर दादागिरी दिखा रही हैं? आप सच में साथ निभाना साथिया की बहू की सास कोकिला ऐसी एक्टिंग कर रही हैं। अब ज्यादा हो रहा है माँ। बाकी अब मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ, आपने तो मेरी जुबान पर ताला लगा रखा है, मेरी पत्नी के सामने ही। राहुल इतना कहकर राधा को लेकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन कोकिला की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। तभी एक दिन राधा अपने कमरे में बैठी होती है और उसके फोन पर कॉल आती है, जिसके चलते उसे पता चलता है कि उसकी मौसी का देहांत हो गया है। जिसे सुनते ही उसके हाथों से फोन छूट जाता है और वो चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कोकिला और राहुल वहाँ आते हैं और कहते हैं, राधा बहू क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? बोलो राधा बहू क्या हुआ है? माँ आप ऐसे गुस्से में चिल्लाकर अगर पूछेंगी तो वो क्या ही बोलेगी। आप अपनी दादागिरी अपने पास रखिए। मैं पूछता हूँ राधा क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो? राहुल जी अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, मेरी मौसी जी नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मुझे तो उनको एक बार देखना भी नसीब नहीं हुआ। वो कब से मुझे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन माँ जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। राधा बहू यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? चल हम उनके घर चलते हैं। इस टाइम तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। माँ जी आज आपको ये बात समझ में आई? जब मैंने उस दिन आपको कॉल पर बात करने के लिए कहा तो आपने मना कर दिया। उनकी बेटी की शादी में जाने को तब भी आपने मना कर दिया। आज उनके मरने पर मैं वहाँ क्या करने जाऊँ? आज तक मैंने आपकी हर दादागिरी को बर्दाश्त किया कि शायद कभी खुद आपको अपनी गलती का एहसास हो। सास बहू का रिश्ता एक दूसरे को प्यार और सम्मान देने से मजबूत होता है, ना कि इस तरह उसे परेशान करने से। राधा सही कह रही है माँ, आपने राधा के साथ ठीक नहीं किया। इसकी जगह कोई और लड़की आपकी बहू बनकर आती तो अब तक कब का आपको और आपके घर को छोड़कर जा चुकी होती, आपकी इस दादागिरी के चक्कर में। अपने बेटे की बात सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे और बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से टीवी सास कोकिला की तरह अपनी बहू पर दादागिरी चलाने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। सरला एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। सरला की 2 बेटियां थी जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की हालत कभी नहीं समझती थी। दोनों हमेशा सरला के लिए मुसीबत खड़ी करा करती। ऐसे ही एक दिन सरला घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुनैना आते हैं और नैना सरला से कहती है, माँ आज क्या बनाया है आपने खाने में? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पार्टी में गई थी लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। किसकी पार्टी में गई थी तुम दोनों? मुझे तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। कभी अपनी माँ को भी कुछ बता दिया करो, या अपनी ही मर्जी करनी है। माँ अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो हर बात आपको बताकर या आपसे पूछ कर करें। हमारा एक दोस्त था, उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दी थी तो वहीं गए थे। उसका बर्थडे था, इतने प्यार से बुलाया था उसने। बड़े से होटल में गए थे? मतलब कोई अमीर लड़का था क्या जिसकी जन्मदिन की पार्टी में गए थे? और उसको गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल गिफ्ट देना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है हम उसे बिना गिफ्ट दिए ही आ गए? हमने भी उसे गिफ्ट में बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं और हम दोनों बहनों का अलग अलग गिफ्ट था, एक में ही थोड़ी दे देंगे हम। दोनों ने अलग अलग दिया? मतलब फिर तो बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम दोनों के पास? मुझसे तो मांगे नहीं थे, फिर किसने दिए? आपसे मांग भी लेते तो क्या हो जाता, आपसे 1 रुपया तो निकलता नहीं था, बल्कि आप हमें और भी ज्ञान देने लगती कि हम गरीब हैं, हमें सोच समझकर खर्चा करना चाहिए एंड ऑल। हाँ इसलिए हमने पैसे निकाल लिए थे जो आपने मंदिर के पीछे रखे थे।
हमारा काम भी हो गया और देख लो आपको पता भी नहीं चला। आप भी ना खामखा ही पैसे को लेकर गरीब गरीब करती रहती हो। अरे नालायक, तुम दोनों को जब कुछ पता ही नहीं था तो अपनी मनमानी क्यों करती हो? वो पैसे घर के किराए के लिए थे, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे निकाल लिए। अब मैं मकान मालिक को क्या दूंगी? माँ, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो क्या आप दे देती हमें? अब हमें पता है घर में पैसे रखे हैं तो हमने ले लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम दोनों को अच्छा लगता है क्या घर पे कोई मांगना है और हमें जलील करे? वो तो आपको अच्छा लगता है क्या हमारे बाकी दोस्त ऐसे मजे करें और हम घर पर ऐसे ही रहें? हमारे भी तो कुछ शौक हैं, क्या अब हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तुम दोनों के शौक भी तो अमीरों वाले हैं। जब तुम दोनों को अच्छे से पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी इतने पैसे उड़ा रही हो जैसे इनके पापा ही ला के दे रहे हो। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत काम करके इतने पैसे कमा भी नहीं पाती? पापा के पैसों से अभी भी हमारा घर चलता है और आप होगी खुद की ही तारीफ कर रही हो, ये सही है मतलब? हाँ, तुम दोनों को तो यही लगता है ना जैसे पैसे पेड़ पर उगते हो, जितना मर्जी उतार लो। तुम दोनों एक गरीब माँ की बेटियां हो, लेकिन रहती ऐसी हो जैसे अमीर घर में पैदा हुई हो। सरला की बेटियां उसे बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा उसे ताने ही मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार सब्जियां लेने के लिए जा रही थी। तभी नैना भी उसके साथ सब्जी लेने जाती है और वहां जाकर नैना सरला से कहती है, माँ, बर्गर खाने का बहुत मन है, चलो ना बर्गर खाने चलते हैं। सब्जी रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, चलो आज बर्गर खाएंगे, इसी बहाने आपको गरीबी से निकलने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं निकलना। अगर हमने तेरा बर्गर खा लिया ना तो घर में 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ में पैसे होंगे, फिर तो तेरा बर्गर भी तुझे नहीं मिलेगा। माँ, आप क्यों बिना बात के हर बात में पैसों को बीच में ले आती हो? यहाँ बर्गर खाने की बात कर रहे थे ना हम। लेकिन बर्गर खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, और अभी हमारे पास पैसे सिर्फ सब्जी के लिए है। सरला अपनी बेटियों को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटियां हैं कि समझने का नाम तक नहीं लेती। किसी न किसी नई चीज की फरमाइश करती रहती और ना पूरी होने पर सरला के बचाए हुए पैसे ले लिया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बेटियों को सरला की परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरला काम से घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, मुझे काम से निकाल दिया है और आज मैंने बहुत जगह काम पता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो क्या हुआ माँ, काम करने की जरूरत ही क्या है, आप ये सब रहने दो। और नहीं तो क्या, दीदी सही तो बोल रही हैं। और वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, काम की क्या जरूरत है। नालायको, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब इसमें क्या सोचना, बचा ही नहीं है, सच ही तो बोल दिया है। बेटा, मेरा काम चला गया है, अब हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, मुझे कोई काम मिल भी नहीं रहा है। अब तुम दोनों को ही कोई काम देखना पड़ेगा, वरना हमें इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कोई काम नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। और आप चाहती हो कि मैं अभी से काम करूँ? बेटा, इसी उम्र में हमें समझदार भी बनना होता है, ठीक है ना? सरला कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी बेटियों को समझ नहीं आता। इसीलिए अब सरला का काम भी चला जाता है, उनके पास पैसे ही नहीं बचते। तो दोनों बहनें अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लेकर अपने आप को अमीर दिखाया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने पैसे उधार लेकर शॉपिंग करी और घर आकर सरला को दिखाते हुए नैना बोली, माँ, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज तो हमने आपके लिए भी एक साड़ी ली है। अच्छा सुनो, हमने ना पड़ोस वाली काकी से पैसे लिए थे, तो आप उन्हें दे देना, ठीक है? जिसने पैसे लिए हैं वही उन्हें देगा। और तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है क्या, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों कपड़े ला रही हो। माँ, तो क्या हुआ, कपड़े भी तो जरूरी है ना। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग हमें हमारे कपड़े देखकर ही तो जज करेंगे ना। और मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानती हूँ, इसलिए गरीबों की तरह नहीं रहना आता मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं आता, मैं तो अमीरों की तरह ही ठाठ से रहना जानती हूँ। और हम सब क्या अपने लिए ही लाए हैं? ये देखो, आपके लिए भी तो लाए हैं ना, तो आप बिना बात के क्यों चिल्ला रही हो हम पर? हाँ, तुम्हें बिना बात के ही लगेगा ना, तुम्हें घर के राशन पानी का हिसाब नहीं है। थोड़ा बहुत भी हिसाब होता तो ये बात बेकार की नहीं लगती। एक काम करो, आप बोलती रहो, मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। और मैं भी जा रही हूँ। दोनों जैसे ही जाते हैं, तुरंत सरला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। दोनों बहनें वहाँ आती है और सुनैना कहती है, दीदी ये क्या हो गया माँ को अचानक से? माँ ऐसे कैसे चक्कर खा के गिर गई?
हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ जल्दी करो, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ का इलाज जब डॉक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। दोनों घबराते हुए सरला को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन सरला को हॉस्पिटल आने में देरी हो जाती है और वो हॉस्पिटल आते ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और मरी हुई सरला को देखकर कहते हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि समय रहते अपना इलाज करवा लें। इनकी हालत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन ये अपने घर के हालात और अपनी 2 बेटियों के चक्कर में रह गईं। और अब देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती समझ आती है और नैना कहती है, आज तक हमने कभी भी माँ की बात नहीं मानी और ना ही समझी। अगर माँ की बात मान लेते तो आज माँ हमारे साथ होती। हम गरीब माँ के अमीर बच्चे ही बने रहे, कभी समझा ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ, आप सही बोल रही हो। अगर हमें पहले ही अकल आ जाती तो हम माँ का इलाज करवा लेते और आज माँ हमारे साथ होती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी और सरला चल बसती है। गरीब माँ ने अपने बच्चों को अमीरों की तरह रखा था, लेकिन बच्चों ने कभी अपनी गरीब माँ को गरीब समझकर उसका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो दोनों अपनी गलती पर बस पछताते रहते हैं। आशिका और उसकी छोटी बहन कृतिका दोनों बड़े प्यार से साथ रहती थी, लेकिन आशिका अब 27 साल की हो गई थी। बावजूद इसके उसके माता पिता जब भी उससे शादी का कहते तो वो मना कर देती, जिसके चलते उसकी छोटी बहन कृतिका की भी शादी की बात कहीं नहीं चल रही थी। इसी सिलसिले में कृतिका एक शाम अपने बॉयफ्रेंड मयंक से एक कैफे में मिलकर उसे कहती है, मयंक, तुम अपने माता पिता को थोड़ा और रोक लो ना यार। क्या पता 1-2 साल में मेरी बहन मान जाए शादी के लिए, फिर मेरी भी विदाई हो जाएगी। अब खुद सोचो, बड़ी बहन के कुंवारे होते हुए छोटी बहन की विदाई कैसे हो सकती है। यार कृतिका, तुम मेरी सिचुएशन भी समझो ना। मेरे घर में मैं इकलौता लड़का हूँ और अब मेरी माँ और पिताजी दोनों ही मुझे शादी के लिए रोज बोलते हैं। गर्लफ्रेंड होकर मैं उनको हमारे बारे में नहीं बता पाता। बताओ क्या फायदा। हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को। समझती हो तो जल्दी ही अपनी बहन को मनाओ कि वो शादी करे, या फिर अपने घर वालों को मनाओ कि वो हमारी शादी करवा दे, वरना मुझे माफ करना, मैं अपने घर वालों के कहने से शादी कर लूंगा। कृतिका से मयंक इतना बोलकर चला जाता है। अब कृतिका गुस्से में अपने घर जाती है और अपनी माँ गीता और पिता श्याम को कहती है, माँ, पिताजी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप लोग उसके घर वालों से मिल लो और मेरी शादी की बात करो। तो ये क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? अरे बड़ी बहन यहाँ कुंवारी बैठी और छोटी को शादी करनी है? बेटा ऐसे थोड़ी होती है शादी, समाज की रीत है। पहले बड़ी की शादी होती है, फिर छोटी की। दीदी को जब शादी करनी ही नहीं है तो क्या उनके चक्कर में आप मुझे भी घर बैठा कर रखोगे? अरे इस चक्कर में जिससे मैं प्यार करती हूँ अगर उसकी शादी कहीं और हो गई तो मैंने अपनी जान दे देनी है। कृतिका की ये बात कमरे के बाहर खड़ी आशिका सुन लेती है, जो अपने माता पिता के सामने आकर कहती है, माँ, पापा, कृतिका सही बोल रही है। आप दोनों मेरे चक्कर में उसकी विदाई क्यों रोक रहे हैं? मेरी छोटी मेरी आंखों के सामने विदा होगी तो मुझे और खुशी होगी। प्लीज आप उसकी शादी की बात आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब मेरी उम्र थी शादी की तब मुझे करनी नहीं थी और अब मुझे मेरे हिसाब से लड़का मिलेगा नहीं, तो क्या पता मैं पूरी जिंदगी शादी ना करूं। आशिका इतना बोलकर कमरे में चली जाती है और ये सब सुनकर गीता कहती है, देख रहे हो कैसे बच्चे हैं? एक शादी नहीं करना चाहती और दूसरी को शादी करने की इतनी जल्दी है। ये दोनों मिलकर हमें पागल ही कर देंगी। भगवान, अब देखो एक के चक्कर में दूसरी को कुंवारा रखना भी गलत है। तो ऐसा करो, कृतिका से बात करके लड़के वालों को घर बुला लो, देख लेते हैं घर बार कैसा है, परिवार कैसा है। अब कृतिका के इतना बोलने पर उसके परिवार वाले मान जाते हैं और 2 दिन बाद मयंक अपनी माँ निर्मला देवी के साथ कृतिका के घर आता है, जहाँ गीता और श्याम उनका स्वागत करते हैं और कृतिका के आते ही निर्मला कहती है, अरे वाह, ये है मेरे बेटे की पसंद। मुझे तो पता ही नहीं था बहन जी कि इसने लड़की पसंद की हुई है, क्योंकि हम तो इससे कब से शादी की कह रहे थे, लेकिन ना जाने इतनी सुंदर लड़की पसंद होते हुए भी इसने क्यों छुपाया हुआ था। कोई नहीं बहन जी, देर है दुरुस्त है। वैसे मैं बता दूं, मेरी 2 बेटियां हैं। कृतिका से बड़ी एक बेटी है आशिका, लेकिन वो भी शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए हम बड़ी बेटी के चक्कर में छोटी बेटी की विदाई नहीं रुकवा सकते हैं। क्या आपकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई? माफ करिएगा,
लेकिन बड़ी बहन के होते हुए आप छोटी की विदाई कैसे कर सकती हैं? एक काम करिए, जहाँ हम इतना रुके हैं वहाँ कुछ समय और रुक जाएंगे, लेकिन आप अपनी बड़ी बेटी के लिए पहले रिश्ता ढूंढ लीजिए। वैसे भी कृतिका हमें तो पसंद है ही। ठीक है, चलो बेटा। मयंक, इतना बोलकर निर्मला मयंक को लेकर चली जाती है और ये सब देखकर गीता कहती है, देख लिया, कर लो छोटी बहन की विदाई पहले। अरे बड़ी के होते हुए छोटी की विदाई के लिए कौन मानेगा? ये सब आशिका सुन रही थी, जो अपनी माँ, पिता और बहन के सामने आकर कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो बोल दिया कि छोटी की शादी करवा दो। ये क्या बात है कि बड़ी बहन के रहते छोटी की विदाई नहीं होगी? अगर मुझे जिंदगी भर शादी नहीं करनी होगी तो आपकी इस छोटी बहन की विदाई इस घर से जिंदगी भर नहीं होगी। कृतिका गुस्से में इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अब बेचारी आशिका, जिसको शादी करने का मन नहीं था, उस पर अब अपनी बहन का दबाव भी आ चुका था, क्योंकि उसकी छोटी बहन की विदाई उसकी वजह से रुकी थी। इस वजह से आशिका शादी के लिए हाँ कर देती है। अब उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद एक ऋषभ नाम के लड़के का रिश्ता आशिका के लिए आता है। लेकिन ऋषभ आशिका से 5 साल बड़ा था। वो जब आशिका से मिलने आता है तो आशिका उसे कहती है, देखिए ऋषभ जी, मैं वैसे ये शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मेरे कारण मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन आशिका जी, आप मुझे बता सकती हैं कि शादी ना करने के पीछे आपका क्या कारण है? आपको किसी से प्यार है या आपका दिल टूटा है? ना मुझे किसी से प्यार है, ना मेरा कोई दिल टूटा है। देखिए, मैं बचपन से ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसका मन पढ़ाई के अलावा किसी चीज में नहीं लगा। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और मुझे डर था कि कोई मेरी इस इच्छा का सम्मान करेगा या नहीं, इसलिए मैंने कभी शादी ना करने की ठानी। लेकिन अब मेरी बहन की जिंदगी मेरी वजह से खराब हो रही है, तो मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? सच बताऊं तो मुझे भी कोई मेरी टाइप की लड़की नहीं मिली। मैं काम के सिलसिले में अक्सर आउट ऑफ कंट्री रहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल करे, पढ़ी लिखी हो, मेरे काम में मेरा साथ दे, और शायद मुझे लगता है मेरी तलाश अब पूरी हुई। देखिए, मुझे आपके आगे पढ़ने से या कुछ भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? बहुत देर सोचने के बाद आशिका ऋषभ को जवाब देती है, जी ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले मेरी बहन की शादी हो, क्योंकि सबने मुझे यही कहा कि मैं अपनी बहन की खुशियों का रोड़ा हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे से पहले मेरी बहन की शादी हो और वो इस घर से विदा हो। बस इतनी सी बात? जरूर ऐसा ही होगा। ऋषभ आशिका के घर वालों से इस बारे में बात करता है, जिस पर गीता और श्याम तो मान जाते हैं। लेकिन अब बात थी मयंक के परिवार को मनाने की, जिसके लिए मयंक और उसकी माँ निर्मला को घर बुलाया जाता है, जहाँ ऋषभ निर्मला से कहता है, आंटी जी, मैं ऋषभ हूँ, आशिका का मंगेतर। आपने पहले कृतिका का रिश्ता इसलिए मोड़ा था ना कि उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो अब उसकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है, बस शादी कुछ समय बाद होगी। तो आप अब तो मयंक की शादी कृतिका से करवा सकती है ना? अच्छा, अगर तय हो गई है तो अच्छी बात है, और अगर आप कह रही हैं तो हम आशिका की शादी से पहले कृतिका की शादी मयंक से करवाने के लिए तैयार हैं। अब तो खुश है छोटी, ये तेरी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की विदाई करवा के ही इस घर से जाएगी। मयंक और कृतिका की शादी तय हो जाती है और अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। गीता और श्याम अपनी बेटी कृतिका की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ते। उसके शादी के हर फंक्शन में घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं और इन सभी तैयारियों में ऋषभ भी आशिका के संग रहता है। अब कई दिनों की रस्मों के बाद शादी का दिन आता है, जहाँ कृतिका दुल्हन बने अपने कमरे में होती है, तो वहाँ आशिका आती है, जो अपनी बहन से कहती है, आज मेरी छोटी बहुत सुंदर लग रही है। छोटी, मैं कभी तेरी खुशियों में रुकावट नहीं थी। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझ जैसी पढ़ाकू के लिए बना है, लेकिन तेरी शादी के चक्कर में मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल ही गया। दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जब आपको ऋषभ पसंद है तो आपने पहले शादी क्यों नहीं की? लोग कहते आए हैं ना कि बड़ी बहन की ही विदाई पहले होनी चाहिए। बस इसी सोच के लिए मैंने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये सोच भी गलत है कि बड़े की शादी ही पहले होनी चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र बड़ी है। उम्र बढ़ने से शादी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ दीदी, सही कहा आपने। वैसे एक बात कहूँ, ऋषभ मयंक के बॉस हैं। वो क्या है ना,
आप एक बार मेरे साथ मयंक की ऑफिस पार्टी में गई थी, वहीं उन्होंने आपको देखा और पसंद किया था, लेकिन आपने कभी शादी के लिए हाँ ही नहीं बोला, तो उन्होंने भी कभी रिश्ता नहीं भेजा। अच्छा जी, जब भी मैं सोचूं मेरी शादी के लिए हाँ करते ही मेरे लिए रिश्ता कहाँ से आ गया। और तो और निर्मला आंटी बड़ी जल्दी कैसे मान गई। कोई नहीं, इनको तो मैं बताती हूँ। दोनों बहनों की बात के बीच मयंक बारात लेकर आता है, जिसके बाद कृतिका की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की विदाई करवा ही देती है, जिसके लगभग 1 साल बाद आशिका और ऋषभ भी शादी कर लेते हैं और दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।